अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीडियाट्रिक केयर के हवाले से है, बच्चों की केयर के हवाले से है, बच्चों की सेहत के हवाले से है। कुछ प्रिवेंशंस के बारे में भी बात करेंगे, कुछ मौसम की तब्दीली के बारे में भी बात करेंगे, कुछ ऐसे मामलात और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं क्योंकि हम माँ बाप अपने बच्चों की बहुत टेक केयर करते हैं, कभी कभार ओवर टेक केयर कर लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नेग्लिजेंस हो जाती है लेकिन ना पता होते हुए, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो वो अनइंटेंशनली कुछ मामलात ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि बच्चा अंडर डेवलप होने शुरू हो जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से अगर पीडियाट्रिक केयर के बारे में बात करें, इस स्पेसिफिक नीश और स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई टॉप कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक तो इनमें इनका नाम आता है। साथ ही साथ इनमें इनका नाम क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर पेशेंट को, बच्चों को टाइम देते हैं, प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो टेस्ट लिखते हैं जो टेस्ट नेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी माँ बापों को डराना ये इनका काम नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से, ये नफासत के साथ जो है लोगों को कंसल्ट करते हैं और उसी हिसाब से जो है वो बच्चे डेवलप भी हो रहे होते हैं और फिर बच्चे इनसे मिलते भी हैं, बच्चे इनसे खुश भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर नहीं कि जो बच्चे जो है वो फौरी डरने शुरू हो जाएं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब। मुझे बहुत खुशी है कि ये आज हमारे गेस्ट है और इनसे हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर इधर के मदू करने का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है वो मौसम की तब्दीली हो रही है, रात को जो है वो सर्दी हो रही है, सुबह को जो है वो गर्मी हो रही है। अच्छा, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बच्चों की जो है वो ऑब्वियसली तबीयत ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती है, तो हम किस तरह से बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे मौसम की तब्दीली से जो तबीयतें ख़राब होती हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक जिसको हम कहते हैं वो इस वक्त आपने स्टार्ट लिया है। देखें, जब भी मौसम चेंज होगा, यानी गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से गर्मी, ठीक है, जो ये जो फिर ट्रांजिशन का जो टाइम होता है, इसके अंदर यूजुअली जो है वो बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर आम तौर पर होता यही है कि बच्चों को आम तौर पर एक नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और फिर ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और कभी कभार ये जो है आम तौर पर ये कि 3 से 4 दिन ये अपना टाइम लेता है और सेटल हो जाता है। प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कभी कभार बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं और ये वो कहते हैं कि नहीं जी, बच्चे को बुखार हो रहा है तो ये कि क्यों ना फिर हम इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और यहीं से मसला स्टार्ट होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि होता यही है कि एक तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आपको हर दुकान पर, हर आपको फार्मेसी के अंदर आपको जो चाहिए एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो एंटीबायोटिक मिल जाती है, जिसकी वजह से उमूमन हमारे पास जो कि पेशेंट्स आते हैं वो एंटीबायोटिक्स लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा। और यानी उनसे अगर पूछा जाए तो एक ही दिन के बुखार पर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए, या बाज़ औक़ात तो ऐसा भी सिस्टम होता है कि बुखार ना भी हो तो भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा न सिर्फ ये बल्कि 1 या 2 ही दिन के एंटीबायोटिक के बाद में वो जैसी वायरल का असर ख़त्म हुआ तो बंद भी कर दिया, तो उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो कि वायरल इन्फेक्शंस के अंदर थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो खुद ब खुद अपनी इम्यूनिटी को वो सेटल करेगा। अच्छा। और इम्यूनिटी जब एक दफ़ा सेटल हो जाएगी तो खुद ब खुद सब कुछ सेटल हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बच्चों पर इतना ज़्यादा हम उन पर ओवर डूइंग कर लेते हैं कि जो बच्चे की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जब वो ये कि उसको बढ़ते बढ़ते, उसको आते आते, अपना काम करते करते 48 से 72 घंटे लगते हैं। अच्छा, ठीक है, 48 से 72 घंटे। यानी अगर आज किसी को अगर एक वायरल बुखार हुआ है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसका वायरल बुखार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी इम्यूनिटी जो बॉडी की वो काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप इम्यूनिटी को अगर आप काम करने नहीं देंगे और अगर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देंगे तो वो इम्यूनिटी जिसने अपना काम करना है वो करेगी नहीं, ठीक है। अच्छा। और ये वो प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी बिना पर जो है वो फिर ये फिर मर्ज भी लंबा होना शुरू हो जाता है, बाद वक़्त उसकी और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होना शुरू हो जाती है। ठीक, यानी कि बुखार इतना सीवियर, मतलब आप अब घबराएं ना, आप पहले चेक करें, उसके बाद फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेन मुद्दा आपका यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर ऑब्वियसली फिर पानी के मसले मसाइल भी आते हैं कि जो हाइड्रेशन होती है वो बच्चों में नहीं दिखती, तो ज़रा ये बता दें कि पानी का इंटेक कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? ठीक है, देखिए, हम अगर हिसाब लगाते हैं तो ये कि हर इंसान को एक अपने, यानी अगर हम बच्चों की अगर हम बात करें
तो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के अंदर एक पानी का मकदार होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कम से कम अगर कोई बच्चा अगर एक साल 1.5 साल का है तो उसको तकरीबन 1 पाव से आधा लीटर पानी पीना ज़रूरी है रोज़ाना की बुनियाद पर। ठीक है। और अगर जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएंगे वो उनकी एक मकदार बढ़ती जाएगी। अगर एक 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चे को कम से कम जो है वो दिन में ये कि 6 से 8 गिलास पीना ज़रूरी है। Okay. अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उसको भी 4 से 6 गिलास पीना ज़रूरी है। तो खैर ये तमाम चीज़ों की अच्छा, और पानी के लिए मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई आप पानी अगर आप कोई जो कि कैन वैन का पानी ले रहे हैं तो प्लीज़ बेहतर होगा कि कोई अच्छा कोई एक रेनाउंड कोई पानी हो तो आप वो इस्तेमाल करें। अगर आपको ये पता है कि जी कोई रेनाउंड पानी नहीं है तो प्लीज़ फिर आप जो है वो आप पानी को उबाल कर पिएं। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे शहर के अंदर अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि यानी 60 से 70% जो कि बीमारियाँ हैं वो एक पानी की बाउंड है। ठीक है। अच्छा, वो पानी के मतलब पानी से या यानी और दूसरी चीज़ों यानी पानी हो गया, खाना हो गया या ऐसी कोई चीज़ों का आप अक्सर औक़ात आप देखेंगे तो ये क्योंकि जरासीम जितने भी ज़्यादातर आ रहे हैं वो, या फिर अगर आपके पास जो बच जाते हैं तो वो फिर आपकी एनवायरनमेंट की बीमारियाँ आ रही हैं। लेकिन अगर आपका पानी अगर आपका सही है और उबलावा है और साफ़ सुथरा है तो फिर आप मेजॉरिटी बीमारियों को आप अपने से आप दूर कर लेते हैं। इतना अहम है पानी, इतना अहम है। और आपको बताऊं कि इस वक्त यानी पिछले समझें कि 6-7 साल से हम जो आजकल जो हम बहुत ही यानी काफ़ी एक सीवियर किस्म का जो हम टाइफाइड देख रहे हैं जो कि XDR टाइफाइड कहलाता है। ये टाइफाइड की किस्म जो है इसके बुनियादी रीज़न जो है वो एक पानी या अनसेफ फूड है। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा नोटोरियस किस्म का है कि यानी हमने इसके अंदर बहुत डेथ्स भी देखी हैं और कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। और यानी आम तौर पर वो टाइफाइड जिसको हम बिगड़ा हुआ टाइफाइड भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर बुखार जो है वो आम तौर पे 8 से 10 दिन भी चलता है। तो वरना आम तौर पे बुखार टाइफाइड का 5-7 दिन के अंदर सब सेटल हो जाता है, लेकिन ये इतना लंबा भी चल जाता है, कभी कभार 2 से 3 हफ्ते भी चल रहा होता है। तो ये सारी की सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं ये सब पानी की बुनियाद पर है। तो इसलिए पानी, मेरा जो टेक होम मैसेज जो सबके लिए होगा वो ये होगा कि पानी को प्लीज़ उबाल कर पिएं। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पानी की बात आई है तो ऑब्वियसली फिर डाइट के बारे में भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि मिनिमम एक बच्चे की डाइट के अंदर ये एक चीज़ है वो जो मिनिमम होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए? देखिए, एक जनरल रूल ये है कि 3 किस्म के जो ग़िज़ाई अजनास हैं जो कि होना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि हमारे के चावल रोटी के अंदर हमें मिल जाता है, प्रोटीन्स हमारे दालों में मिल जाता है, गोश्त में मिल जाता है, अंडे में मिल जाता है। और इसके अलावा फ़ैट्स जो कि हम जैसा और जिसी चीज़ों में हम जा रहे हैं हमारे पास दूध में वहाँ पर फ़ैट मिल जाता है। इसके अलावा ये घी तेल के अंदर मिल सकता है। ठीक है। देखिए, बच्चों के अंदर हम ये कहते हैं कि बच्चों को आप सब कुछ खिलाएं पिलाएं। ठीक है। जैसे जैसे एज एडवांस हो जाती है, बड़ी एज में आ जाते हैं तो वहाँ पर हम डाइट के रिस्ट्रिक्शंस कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर बच्चों की अच्छी बात ये खासियत ये कि बच्चे जो खाते हैं उनका चूंकि इतना टर्नओवर होता है, वो इतना बच्चे भागते दौड़ते हैं, यहाँ से वहाँ उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो सब अपना खाए पिए हजम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा हुआ होता है तो इसलिए वो आराम से सारी चीज़ों का हजम कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि क्योंकि देखिए हर चीज़ की अपनी एक अलग एक अफादियत है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है। प्रोटीन्स जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बच्चे का अगर वज़न बढ़ना है, कद बढ़ना है, उस सारी चीज़ों के लिए इसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बीमारियों से बचाना है, प्रोटीन ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से ये कि बच्चे को अगर उसको अगर नशास्ता चाहिए, अगर उसको अपना वेट गेन करना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होना ज़रूरी है। प्लस इसके अलावा मैं ग़िज़ा की अगर बात करें तो ये तो तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें ज़्यादा जो ज़रूरी हैं और वो हैं ये कि जैसे हर मौसम का फल और हर मौसम की सब्ज़ी। ठीक है। देखिए, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके यानी कुछ जो है कुछ बच्चा नहीं खाना चाहता, कुछ चीज़ों को जो है वो हम डॉक्टर हजरात बंद कर देते हैं और कुछ चीज़ों को हमारे घर वाले बड़े और वो जो है जिनको हम फूड टैबूज़ कहते हैं वो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा। तो उसके बाद में फिर चंद एक चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है। और फिर बच्चे जो है वो दूसरे जंक फूड की तरफ चले जाते हैं।
तो इसलिए मैं ये सबसे कहता हूँ कि जो मौसम की सब्जी आ रही है और जो मौसम का फल आ रहा है उसको आपने एक एक ज़रूर खाना है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताएं, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो फिजिकल एक्टिविटी है ये बहुत कम होती गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और घरों के अंदर लोग महदूद हो गए हैं। इवन 2 साल के बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल के बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ कि उनको स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से चुप हो जाए। बड़े तो कर ही रहे हैं लेकिन छोटे भी कर रहे हैं, इससे आंखों में तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन बाकी की डेवलपमेंट में क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, ज़रा ये फरमाएंगे। आपने तो खैर बहुत आपने एहतियात से आपने काम लिया कि आपने 1.5 साल के बच्चे का आपने कहा। वही मैं तो आपको बता रहा हूँ ये कि बिल्कुल यानी अभी बच्चे ने अभी आँख खोली है, 3-4 महीने के बच्चे हैं, वो ज़रा सा रो रहा है तो अब मुझे किसी भी घर में मुझे कहीं पर भी मुझे कोई झुंझुना लेते हुए नज़र नहीं आता, ठीक है, या कोई इस तरह के कोई टॉयज़ नज़र नहीं आते। अब वो जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितनी हो। अब अगर बच्चे को अगर बहलाना भी अगर है तो वो ये कि बच्चे को एक मोबाइल पे जाए, वो कोई ना कोई ऐसा कोई जो लगा दिया जाता है, सोशल मीडिया का कोई प्रोग्राम लगा दिया जाता है कि बच्चा उसके ऊपर देख के वो खुश हो जाए। या तो और इवन और उसमें फिर बाकायदा तौर पे पेरेंट्स की तरफ से बहुत एक फ़खरिया अंदाज में कहा जाता है कि ये देखो कितना ज़बरदस्त हमारा बच्चा है कि इसने इस उम्र के अंदर भी बच्चे ने कितना आराम से देखो मोबाइल खोल लेता है, कितने आराम से देखो वो पूरा स्क्रॉल कर लेता है और बड़े आराम से वो एक कैसा वो कौन कौन से प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है वो ज़माने से पीछे चलना चाहिए, लेकिन कुछ ज़माने की कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। ये अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके इंटरनेट पे ही हर जगह पे अवेलेबल है कि कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ऐसा ही है। आपको मैं एक छोटी सी एक स्टडी बताता हूँ कि जिस वक्त ये कोरोना आया, कोविड आया, उससे पहले हमने बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस हम नहीं देखते थे जितना कि हमने ये कोरोना के बाद देखना शुरू किया। और इस कोविड के बाद बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है वो बच्चों में ऑटिज्म का मसला या ADHD जिसको हम कहते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चों में बहुत कॉमन होना शुरू हुआ है। और इसके रीज़न ये है कि बच्चों को घर के अंदर बिठा दिया गया, बच्चों को जो है फिर मोबाइल दे दिया गया कि भाई चलो ठीक है, बच्चों को अब बाहर भेज नहीं सकते, खेलने के लिए भेज नहीं सकते, वो घर में कमरों में रखे, उसके बाद में बच्चों को उसी पर रखना शुरू किया। तो उसकी वजह से बच्चों में ये हाइपर एक्टिविटी के इशूज़ बहुत आने शुरू हुए। और अब ये आलम है कि मैं समझता हूँ कि अगर हर क्लिनिक में नहीं तो हर दूसरी क्लिनिक के अंदर मेरे पास 1 या 2 बच्चे ऐसे ज़रूर आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसलिए एक तो ये कि प्लीज़ ये बच्चों को ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, आई नो कि ये एक आर्गुमेंट ये भी आ जाता है कि बच्चों को अगर भेजा जाए तो कहाँ पर खेलने के लिए भेजा जाए। ये कि अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है, आप वो पार्क में ज़रूर लेके जाएं। आप कोशिश करें कि आधा पौन घंटा ही सही, घंटा सही, आप बच्चे को आप पार्क में लेकर जाएं। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और ये भी हो गई है कि आप पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। ये भी बहुत बड़ा मसला है। या तो ये कि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं और अगर कोई एक पेरेंट काम कर रहा है तो दूसरे पेरेंट की वो ये कि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि वो फिर बच्चे को ले जा नहीं सकते। लेकिन मैं कहूँगा कि ये आगे चलकर और ज़्यादा मुश्किलात में से होने से बेहतर है कि आप बच्चे को कम से कम आधे पौन घंटे के लिए सही, लेकिन आप पार्क ज़रूर लेकर जाएं और एवरीडे उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएं, उसको भगाएं दौड़ाएं, उसको इतना फिजिकल एक्टिविटी होने दें कि वो स्वेटिंग करे, पसीना निकले, बच्चा गिरे, चोटें लगाए, कोई मसला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं उसके अंदर वो रफ एंड टफ नहीं होगा, वरना फिर बच्चे फिर आगे चलकर फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ शिकार, मतलब उसको पैम्पर ज़्यादा ना करें। एग्जैक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनना जो है वो जी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात पे अगर हम बात करें तो फिर बच्चों की जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखती है। स्पेशली हमारे कराची की अगर बात करें तो माँ बाप खुद 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे होते हैं और बच्चे भी उसी टाइम पे सो रहे होते हैं और लोग फ़खरिया बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है हमारे साथ सोता है 4 बजे सुबह के। तो इससे क्या ब्रेन की डेवलपमेंट क्या डैमेजिंग होती है, फिजिकल डैमेज होता है बच्चों का? आपने तो ये कहा ना कि हमारा बच्चा तो ये कि हमारे साथ ही सोता है, बाकी बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि हमको सुलाने के बाद सोता है। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं एक मेडिकल की एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप वो समझेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर हमारे लैकिंग क्या हो रही है। ये एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। अच्छा, सर्केडियन रिदम के अंदर एक जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो दिन जो है वो काम करने के लिए और रात को एक जो है सोने के लिए बनाया है, तो उसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, ये हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसके पीछे इसको साइंस ने इसको प्रूव किया।
हम सब के अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन है जो कि रात के 12 बजे सिक्रीट होता है। अच्छा। ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और इसके अलावा कोर्टिजोल है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो हमारे एंडोक्राइन के हार्मोन्स हैं ये रात के 12 बजे सिक्रीट होंगे और ये 2-2:30 बजे तक के सिक्रीट होते हैं। और उसके बाद में फिर ये हमारी बॉडी इसको सिक्रीट नहीं करती। ओके। और ये 12 बजे भी ये उस वक्त सिक्रीट होगा कि जब हम बहुत गहरी नींद में होंगे। ठीक है, गहरी नींद में जाने के लिए कम से कम आप रात के 10 बजे सोएंगे तो आप रात के 12 बजे आप गहरी नींद में जाएंगे, क्योंकि घंटा डेढ़ तो आपको इसी में लग जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर वो बच्चे जो कि रात में 12-1 बजे तक के सो रहे हैं और फिर वो गहरी नींद में अगर वो 2 बजे के बाद जाएंगे तो क्या उनके बॉडी के अंदर वो ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिजोल सिक्रीट होगा? नहीं होगा। उसकी वजह से बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, इनकी बॉडी के अंदर, और दूसरे जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चे का कद छोटा रह जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा दुबले हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, प्लस इसके अलावा फिर इनके बिहेवियरल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो वक्त से पहले बड़ा हो गया। ठीक है, या ये कि बच्चे का कि इतना टाइम हो गया, बच्चे का तो कद ही नहीं बढ़ रहा। ये बहुत सारी वजूहत है और ये सब के सब होता इसीलिए क्योंकि हम जो है इस सर्केडियन रिदम को हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये सबसे बड़ी बुनियादी रीज़न है। सबसे बड़ी बुनियादी रीज़न है। डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा आएगा, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अभी हम बात करें पीडियाट्रिक केयर के बारे में, बच्चों की सेहत के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में। अभी हम डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब से इसी हवाले से बात कर रहे थे, फूड के बारे में, डाइट के बारे में, पानी के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में, लेट नाइट सोने के बारे में। तो डॉक्टर साहब अभी जब आपने बोला था फूड टैबू के बारे में, तो फूड टैबू को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्लोज करें, थोड़ी सी और इस पर गुफ्तगू करें, बात करें, तो ज़रूर इस पर गौर फिक्र फरमाइएगा। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और बड़ा टची टॉपिक है और इस पर बाकायदा तौर पर बड़ी मुझे लगता है जैसा कि मैं हर पेशेंट पे तकरीबन मैं ये बात ज़रूर कर रहा होता हूँ, तो इसलिए ये बहुत अच्छे आपने बात निकाली। देखिए, फूड टैबूस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं एक प्रेजेंटेशन भी देता हूँ और वो ये है कि हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चा नहीं खाता। कुछ चीज़ों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कुछ चीज़ों को हमारे घर वाले जो है वो के बंद कर देते हैं, जैसा कि बहुत सारी बातें कुछ खानों के साथ उसकी एक जो आई हुई हैं। यानी अब ये चीज़ अंदाज़ा लगाइएगा कि मैंने जब जिस वक्त ये कि मैं बल्कि वहाँ से स्टार्ट लूँ कि जब जिस वक्त ये कि माँ जब ये कि बच्चे को ये कि फीड करा रही होती हैं, दूध पिला रही होती हैं, तो माँ के बहुत सारे खाने बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, माँ को कह दिया जाता है कि जी तुम दूध ना पियो। ठीक है, माँ को इसलिए नहीं पियो क्योंकि ये कीजिए कि तुम्हारे अगर फला कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, कुछ स्टिचेस हुए हैं तो वो उसमें ज़ख्म हो जाएगा। चावल नहीं खाओ। ठीक है, अब सारी बात यह है कि जब तक कि माँ की ग़िज़ा सही नहीं होगी तो वो फीड सही नहीं करा सकती। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप बिल्कुल ज़रूर आप खिलाएं। देखें, हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर ना सिर्फ कि माँ की ग़िज़ा को बंद कर दिया जाता है, बल्कि साथ में जो है वो बच्चे की भी ग़िज़ा को बंद कर दिया जाता है। देखें, माँ को अपनी एक ग़िज़ा को बेहतर करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप उसको, हो सकता है कि उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो एक रोटी खा सके। ठीक है, उसके लिए चावल खाना आसान है, उसको आप खाने दें। उससे चावल के खाने पर बच्चे की फीडिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। ठीक है, इवन बच्चे के खाने पर भी कोई बच्चे को चावल खाने पर नमूनिया नहीं हो जाता। ठीक है, अब आपको अगर ये देखें कि अगर आप घूमने के लिए निकलें और आप देखें कि दुनिया के अंदर यानी अगर आप यहाँ से चलें बिल्कुल इधर सिंगापुर, मलेशिया, जापान, चाइना, ताइवान, ये सारी जगहों पर चलें, यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। ठीक है, श्रीलंका है, वहाँ का स्टेपल फूड राइस है। ये मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब ये लोग चावल खाते हैं, जब ये लोग केला खाते हैं, या ये लोग जब दूध पीते हैं, तो इनके बच्चों को नमूनिया क्यों नहीं होता? ये सिर्फ हमारे बच्चों को क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक कि केले की बात कीजिए कि केला जो है वो बलगम बनाएगा, केला जो है वो बच्चे के सांस में मना है। ये एक चीज़ है कि ठीक है, 95% बच्चों को केला खाने से सांस का मसला नहीं होता।
95%। ठीक है। 5% को भी सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर उनको एलर्जी हो रही हो तो। ठीक है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो है वो आप बकिया 95% को भी खाने से बंद कर दें। अब एक चीज़ और स्टार्ट होती है और ये कहा जाता है कि जी के अभी आजकल जैसा कि चल रहा है कि डॉक्टर साहब इस वक्त देखे वो आप कह रहे हैं कि बच्चे को ग़िज़ा की ज़रूरत है, हर मौसम का फल खिलाओ। आजकल तो ये कि कीनू माल्टे इतने आए हुए हैं, हम क्या करें, हम बच्चे को कैसे खिलाएं, तो बच्चे को सीना ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई बात सारी है कि कीनू माल्टे आते कब हैं? सर्दियों में। जी। आम कब आता है? गर्मियों में। अब आम की तासीर गर्म ली जाती है, तो मैंने कहा इसका मतलब है फिर आम का इंतजार हम सर्दियों में करें और कीनू माल्टे का इंतजार फिर हम गर्मियों में करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा वो जो कि 70 माँ बाप का भी माँ बाप है जिसको पता है कि उसको कौन सा फल किस वक्त देना है, भाई वो तो उसको पता है ना कि कौन सा फल कब देना है। तो ये फल आते ही इसीलिए, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त साइंस की तरफ से एक तहकीक पर है और ये सब एक हकीकत है कि जो विटामिन सी आपको इस वक्त इस सीजन के अंदर चाहिए, जितनी मिकदार में चाहिए, वो आपके कीनू में है। और जो गर्मियों में आपको जिस विटामिन सी की ज़रूरत है वो आपको एक आम के अंदर मिल जाता है। तो बात यह है कि इन चीज़ों को ज़्यादा गौर से समझिए, ठीक है। और ये कि प्लीज़ बच्चों को खाने दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये ख़ास तौर पर इस ग़िज़ा के बाद स्पेशली बच्चे को हो रहा है और आप वही चीज़ खिलाकर देख रहे हैं कि हाँ जी जिस दिन ये खाया उस दिन एक प्रॉब्लम हो रही है, ओके फाइन, उस दिन समझ में आती है बात, वरना इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है वो ये कि अगर चावल से अगर सबको अगर ये खांसी होने शुरू हो जाए तो आजकल शादियों में तो सिर्फ और सिर्फ सबको बिरयानियाँ खाने को मिलती हैं, तो कोई भी फिर नहीं खा सकता, ठीक है। तो प्लीज़ ये कि चावल खाने से सीने का कोई ताल्लुक नहीं है, रोटी खाने से पेट का कोई ताल्लुक नहीं है, या रोटी खाने से कोई डायरिया नहीं हो जाता। बहुत ही एक फ्रैक्शन है, समझ लीजिएगा कि यानी 20-25 हज़ार या 30 हज़ार अफराद में से कोई एक ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जिसको गंदम से कोई एलर्जी हो। वो भी उसके भी टेस्ट होते हैं और उसके भी एक अलग अलामात होते हैं, लेकिन इतना कॉमन नहीं है जितना कि हम लोग उसको बना लेते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, गूगल, यूट्यूब। अब लोग जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी मसले मसाइल अगर दिख रहे होते हैं, कोई भी सिम्टम अगर दिख रहा होता है बच्चे के अंदर, तो वो यूट्यूब कर लेते हैं या गूगल कर लेते हैं। उसकी वजह से वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं और चैट जीपीटी भी कर लेते हैं। चैट जीपीटी से तो फिर भी बंदा बच जाता है, लेकिन यूट्यूब पे जाते हैं तो फिर वो सीधा कैंसर पे चली जाती है कहानी। तो ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स है, ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या ये बच्चे पे अफेक्ट करता है? क्योंकि माँ बाप खुद परेशान है तो ऑब्वियसली बच्चे पे तो अफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और प्रॉब्लम यही है कि हर वो चीज़ जो कि इस वक्त अभी सोशल मीडिया पे आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही तरह से लीड करे, ठीक है। लोग जो है वो किसी का कोई अगर रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट अगर किसी तरह से अपलोड करके उस पर आइडियाज़ ले लेते हैं कि जी कि ये आया, अब हम उसका क्या जवाब होगा। तो देखें, इसीलिए शायद जो है वो हम फिजिशियंस और डॉक्टर्स हम आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक खून की कमी का अगर आप एक लेते हैं कि अगर कोई ब्लड रिपोर्ट है किसी का खून की कमी का है, तो खून की कमी जो है वो सिंपल एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि फौलाद की कमी है, B12 की कमी है, ठीक है, या किसी को जो है कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर भी हो सकता है, किसी को ब्लड लॉस हो रहा है उसके अंदर खून की कमी हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी को अगर कैंसर होगा तो उसको भी खून की कमी होगी, किसी को अगर थैलेसीमिया होगा तो उसको भी खून की कमी होगी। तो अब ये YouTube और ये चैट जीपीटी तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आपके साथ रेलेवेंट नहीं है। ऐसा ही है। तो इसीलिए भाई ये तमाम चीज़ों के लिए ही ये कीजिए कि डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो एक मार्केट में हैं, और वो इसीलिए हैं क्योंकि वो इतने सालों के पढ़ने के बाद जो है वो ये तमाम उनको समझ में आता है कि इसको कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कौन सी चीज़ पर क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। और ये कि अगर ये वाली रिपोर्ट आ रही है तो इस रिपोर्ट के बाद में किसी और रिपोर्ट का कुछ करना है कि नहीं देखना है, तो वो तमाम चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी मसला इसी के अगर एक्सटेंशन ली जाए तो वो ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है वो यूट्यूब देख रहा है और एक प्रोग्राम देख रहा है, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है वो हमें देख रहा है, कोई डॉक्टर आई हुई है हार्ट की स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर आया हुआ है ENT का स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर आया हुआ है ऑर्थोपेडिक, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, तो अलग अलग डॉक्टर्स आए हुए, अलग अलग वो तरीके से सुन रहा है। अब वो ये देख रहा है कि मैं अपने बच्चों की आंखों में भी देखूं, अपने बच्चों की हड्डियों में भी देखूं, अपने बच्चों के दिल में भी देखूं, उसी तरह से वो स्क्रीनिंग भी करा रहा है, हर हफ्ते उसको किसी न किसी क्लिनिक लेके जा रहा है या हर हफ्ते किसी न किसी हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर केयर, क्या ये भी नुकसानदेह चीज़ होती है?
ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, देखें कि एक हद तक के तो ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे का हर 3 महीने या 6 महीने पर अगर आप एक जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी का करा लेते हैं और एक एज अ स्क्रीन कराना चाहते हैं, तो ठीक है, आप ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब आप हर महीने आप कराना शुरू हो जाएं, या ये कि आप हर महीने डॉक्टर के पास चले जाएं कि जी अरे इसको जो फलां चीज़ हो गई, छींक आ गई, अब हम क्या करें। भाई कुछ चीज़ों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है जो कि खुद ब खुद सेटल करेगी, ठीक है। और ये कि ये हर कोई जो अपने तरीके से जो अपना बताएगा वो अपनी एक स्पेशलिटी के हवाले से, और वो बताएगा जहाँ पर कि कोई सिवियरिटी के हिसाब से होगी, ठीक है। अब आजकल जैसा कि बीच में अभी बहुत ज़्यादा कंजंक्टिवाइटिस हो रहा था, आंखों में रेडनेस हो रही थी, और वो मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई ये कि बहुत ज़्यादा आप आई के डॉक्टर के पास ही जाके, और अक्सर औकात इसमें हम ये कि इसका सिंपल सा जैसा आशोब चशम का होता है कि आप आंखों को साफ रखें, आप डार्क गॉगल्स पहन लें, आप एक जो साफ उबले हुए पानी से आप अपनी आंखों को वॉश करके रखें और थोड़ा रेस्ट दें, 2 से 3 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर ये कि बहुत ज़्यादा येलोनेस आ रही है, स्टिकीनेस आ रही है, तो हाँ ठीक है, आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि आप आपको ड्रॉप्स दे दें। बहरहाल ये कि मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि यानी हर एक का अगर आपने हर डॉक्टर की अगर आप इसी तरह से वो अपने जो वो बीमारी के लिए बता रहे हैं, अगर आप अपने पर सोचना शुरू हो जाएंगे तो ये तो एक वैसी जो कि जिसको हम एक मेडिकल सिंड्रोम कहलाता है, अच्छा। ये तो फिर उसमें चली जाएगी बात। उसमें चलिए, लाजमी सी बात है, बच्चा भी इफेक्ट करेगा क्योंकि बच्चा घबरा जाएगा फिर, बिल्कुल डेफिनेट, किसी भी हॉस्पिटल किसी भी क्लिनिक को जाने बिल्कुल से। सही है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो फिर बच्चे को मतलब कितने वक्त में एक पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए, भले तबीयत खराब हो तबीयत ना खराब हो, जस्ट फॉलो अप चेकअप। देखिए इसके अंदर जो यूजुअली हम कहते हैं कि एक तो जब पैदाइश से अगर हम स्टार्ट करें तो एक फर्स्ट वीक के अंदर तो एक ज़रूर आपको एक फॉलोअप करा लेना चाहिए जब बच्चे की पैदाइश के बाद, ताकि एटलीस्ट कम से कम आप ये देख सकें कि हाँ जी कि वो अब आपको कुछ गाइडेंस दे सकें, नंबर 1। नंबर 2 बात फिर पहले महीने पे ज़रूर लेके चले जाइए, फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये देखा जाए कि बच्चे का वेट गेन कितना हो रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है कि जब भी आप बच्चे को आप अपने वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं तो वैक्सीनेशन पर ले जाकर आप जो है वो उधर उसका वज़न ज़रूर चेक करा लें। और एक यूजुअली खैर मेरी फाइल्स में तो होता है, लेकिन और दूसरी फाइल्स में भी होगा कि उसमें एक जो है वो ग्रोथ चार्ट लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर ये बता दिया जाता है कि जी के बच्चे का पहले साल की उम्र में इतना वजन होना चाहिए, पहले 6 महीने पे इतना होना चाहिए, फिर 2 साल में इतना होना चाहिए, 5 साल में इतना होना चाहिए। तो वो एक ग्राफ होता है जिसके अंदर आपसे भी देख लेते हैं कि क्या बच्चे का वजन क्या सही तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात ये कि जब आपको लगे कि कोई सी भी प्रॉब्लम अगर हो रही है बच्चे के अंदर, आपको अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में वीक हो रहा है, या आपको ये लग रहा है कि बच्चा और दूसरे बच्चों के बनिस्बत उसका वज़न उतना गेन नहीं हो रहा है, या कद नहीं बढ़ रहा है, या आपको बच्चा खुद देखने में आपको पेल लग रहा है, और या ये कि बच्चे का ऐसा कोई बुखार है जो 2 या 3 दिन से ज़्यादा का प्रॉब्लम हो गया है, या बच्चे ने अचानक से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, या उसको बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। और रूटीन में आप एक जो है वो बच्चे के एक बेसिक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूर करवा लें, अपने डॉक्टर से कहें वो आपको करवा देते हैं। और उसके बाद में फिर साल में 5 साल में उसका फिर एक रूटीन में उसका एक चेकअप जरूर करवा लें। ठीक है। और जो आपने टेस्ट का बोले रूटीन में, वो हर साल कराने? हर साल ज़रूरी नहीं होता, हम इतना हर साल नहीं कराते, हाँ, लेकिन जैसा कि 1 साल में करा लिया, फिर उसके बाद में फिर 5 साल में करा लिया। यूजुअली हम 4 से 5 साल में हम ज़रूर करवा लेते हैं। जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि जहाँ ग्रोथ सही नहीं हो रही है वहाँ पर हम पहले भी कराते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली ये अपना खुद से आप जो है वो टेस्ट निकाल के ना जाएं, बिल्कुल प्रॉपर कंसल्टेशन के जरिए से हिसाब से जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे एक और ये वाली बात भी आती है, अब ये तो आपने बता दी कि तब आप विजिट करें। अब आप ये बताएं कि एक हेल्दी बच्चा अगर हमारे सामने मौजूद है तो वो किस तरह से हम उसको, कौन से ऐसे साइंस हैं कि हमें दिखे कि वो एक हेल्दी बच्चा है? ओके, देखिए, एक तो ये कि बच्चा अपने माइलस्टोन्स को सही अचीव कर रहा हो, ठीक है, यानी कि जैसा कि हम ये देखते हैं कि जी 4 महीने की उम्र में बच्चा गर्दन संभाल लेता है, ठीक है। इसके अलावा 5 से 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर मैक्सिमम बच्चा जो है वो सहारे से बैठना शुरू हो जाता है। 8-9 महीने के अंदर खुद से बैठना शुरू हो जाता है। 1 साल की उम्र में वो एक खड़ा होकर चलना भी शुरू कर लेता है, या बहुत से बहुत 12-13 महीने में भी चल लेता है। अगर बच्चे के अंदर आपको लग रहा है कि इस तरह की तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं, या बच्चा अगर आप देख रहे हैं कि जी के 2 साल तक का हो गया और अभी तक के बच्चे ने को खास बोलना शुरू नहीं किया, एक आध लफ्ज़ बोल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा है, तो वो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। या इसके अलावा आपको ये लग रहा है कि बच्चा ये बहुत इंटरैक्टिव नहीं है दूसरे बच्चों के साथ, घुलता मिलता नहीं है,
फोकस नहीं करता, या आपकी बात को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, या ये कि उसका ध्यान किसी एक ही चीज़ पर ज़्यादा है, जो कि ऑटिज़म की अर्ली साइंस होती हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। इसके अलावा वैक्सीनेशंस को टाइम पे कराने के लिए अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। मैं बार बार वैक्सीनेशंस का सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो समझते हैं कि जी कि अगर बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए तो वो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि बच्चा या तो वज़न सही नहीं बढ़ा रहा है या वज़न कुछ ज़्यादा बढ़ा रहा है, कद उसका छोटा रह रहा है या कद अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, या आप ये देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं, ठीक है, पढ़ाई में स्कूल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं हो रही है, ज़रूर बताइए। अच्छा। ठीक है, ये वो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके इवन कि कद अगर अचानक से बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, इसलिए कि कुछ जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे का कद अगर जो है एक ख़ास एज के अंदर फर्ज करें कि जी के 4 फीट होना चाहिए और वो बच्चे का कद अगर 5 साढ़े 5 फीट हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल चीज़ है। कोई भी चीज़ एबनॉर्मल हो रही हो आपने ज़रूर बताना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो डॉक्टर साहब, अभी ये आपका डोमेन तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपका राय लेना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन पर्पस से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है कि 2.5 साल के बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, तो आपकी क्या राय है कि क्या 2.5 साल के बच्चों को स्कूल में दाखिल करना चाहिए है, क्योंकि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो सख्त है जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम उन पर डाल रहे होते हैं, थोप रहे होते हैं? एक्चुअली ये एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है जो कि बुनियादी तौर पर मेरा भी इसमें बड़ा अच्छा। बड़े मुझे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाता हूँ मैं। देखिए, जब से हमारे यहाँ ये स्टार्ट हुआ है कि जब से हम आइसोलेटेड रहना शुरू हो गए हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होना शुरू हुआ है, और जब दोनों पेरेंट्स के जो है जब वो अपने काम पे निकल जाते हैं तो उनके पास यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी के बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएं। बिल्कुल। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट होता है कि आप वो हर एक को तो वो घर पे वो किसी को बुला कर नहीं रख सकते, ठीक है, कोई कि जो है कि ग्रैनी को नहीं रखा जा सकता, कोई किसी आया को नहीं रखा जा सकता, तो उनके लिए सबसे आसान होता है कि जी के बच्चे को जो है वो ये कि पहले तो डे केयर में जाता है बच्चा, फिर डे केयर से जो है वो प्ले हाउस में चले जाता है, वो प्ले ग्रुप में चला जाता है, उसके बाद में फिर बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में चला जाता है और उसके बाद में फिर वो स्टार्ट होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो वो कॉन्सेप्ट था जहाँ पर पहले माँ बाप बच्चों को खुद अपने घर में ही उसको ये पढ़ाया जाता था, उसको लिखाया जाता था, उसको बहुत सारे तहजीब और तमद्दुन उसको सिखाए जाते थे। अब वो दौर रहा नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से अब ये तमाम काम जो है वो अब ये तमाम प्ले ग्रुप और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ें शायद हो तो जाती हैं, आप बच्चे को आप एक्टिविटी बेस में आप डाल लेते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन वो तालीम और तरबियत जो पहले घर में मिलती थी, जो कि 4 साल 5 साल की उम्र तक के मिलती थी, अब वो नहीं रही है, ठीक है। और इसका हमने बहुत सारे हम बच्चों में हम देख रहे हैं जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं उनके अंदर तालीम तो बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन वो तहजीब वो माशरे की तमाम चीज़ें जो कि उनके तमाम बड़ों से आ रही होती थी, जो नानी दादी से आ रही होती थी, नाना दादा से आ रही होती थी, अब वो नहीं आ रही, वो ख़त्म होते जा रही, अब वो ख़त्म हो गई हैं। और अब हमारे यहाँ जो है वो अभी भी ये कहा जाता है, ओह अच्छा देखो बच्चा देखो कैसे बात कर रहा है, वो तो भाई बच्चा तुम्हारा बड़ा तेज़ है, देखो अब कैसे, और वो एक जो फैमिली में एक जो समझा जाता है कि अच्छा वो बच्चा जो है वो ये कि तुम करके बात कर रहा है तो कितना अच्छा क्यूट लग रहा है बच्चा कि वो जो है वो दादा को तुम कर रहा है, ठीक है। हालांकि वो वही टाइम था कि जब जिस वक्त बच्चों को सिखा दिया जाता था कि देखो ये ऐसे है, आप अपने बड़ों के साथ ऐसे बात करनी है, ठीक है। अगर आप बैठे हुए उनके सामने तो उनकी तरफ आप पैर फैला के नहीं बैठे, ठीक है, आप उनसे सलाम करके बात करें, फला, ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपको कभी भी आपको स्कूल सिखा नहीं सकते। और बच्चे की बुनियाद जो है वो शुरू के पहले 5 साल हैं, और अगर बुनियाद ही अगर टेढ़ी होगी तो आप सोच लें कि फिर वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा ही बनेगा। और यही बनता जा रहा है, ये वही बनते जा रहा है, बहुत अलिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात पे अगर हम बात करें तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, जो नौजवान नस्ल है, वो बहुत वेपिंग के अंदर मशगूल हो गई और बिल्कुल कूल अपने आप को समझते हैं। तो इसी बात से फिर वापस आएंगे अभी ब्रेक के बाद, तो कहीं में जाएगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वेपिंग पे ज़रूर बात करेंगे अभी।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी ब्रेक से जाने से पहले अभी हम टॉपिक उठा ही रहे थे कि एमसीआर से हमारे बहुत खूबसूरत आदमी हैं, उन्होंने फौरी बोलते थे कि इस बात को फौरी साइड में कर दें, लेकिन वो बात हम दोबारा करेंगे, वो है वेपिंग के बारे में। डॉक्टर साहब, वेपिंग जो है वो आजकल बहुत कूल समझी जाती है। मेन एंड वुमेन दोनों जो है वो वेपिंग कर रहे होते हैं और वेपिंग के जो स्टोर्स हैं वो बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, नॉट इवन नेशन वाइड बल्कि इंटरनेशनली अगर हम उसको देखा जाए। तो आप क्या समझते हैं वेपिंग की वजह से बच्चों के मामलात, असरात और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती जाएगी? सबसे पहले तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी के वेपिंग उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि सिगरेट है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम जो है वो अभी वेपिंग के असरात आना शुरू नहीं हुए हैं, वो वाले असरात जो कि सिगरेट के अब तक के इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिसमें कैंसर्स और दूसरी और चीज़ें हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और वेपिंग के अंदर भी जो कार्सिनोजेंस हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक बहुत एक जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और हर जगह पर वो पहले तो कैफ़ेज़ के अंदर वो शीशा मिलता था, लेकिन अब वो उसको भी, शीशे को भी उन्होंने अब एक जो कम करके उसको जो है वो अभी के वो वेपिंग की शक्ल में आ गया है। एक वक्त था जब ये के बीच में कुछ टाइम के लिए वेपिंग की दुकानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में फिर वो फिर दोबारा हो गई। खैर बहरहाल आई थिंक सो कि इसके अंदर भी जो है वो एक जो है हुकूमत को भी इसमें बहुत लेने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इतना तो कर लें कि एक कुछ पर एक कोई एज लिमिट तो लगा दें कि एज लिमिट से कम कम पर ना दें। ठीक है, बहरहाल लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये भी उतना ही इक्वली एक इफेक्टिव हो जाता है जितना कि एक सिगरेट कोई कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि शायद थोड़ा डिले हो, लेकिन है उतना ही। ठीक है, तो इसलिए मैं तो सबसे ये कहूँगा कि ये और अच्छा, एक बात और भी समझिएगा कि जो कोई जितनी यंग एज के अंदर इस टोबैको का या इस वेपिंग का या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके पर असरात उतने ही जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, और या कोई अगर कोई पान छालिया पर अगर ज़्यादा आता है तो देखिए, ये बात समझिएगा कि जिस वक्त हमारे ये जो फेफड़े हैं या हमारे जो लंग्स के अंदर जो एक एपिथेलियम जिसको जो कवर कर रही है, जितना कोई छोटा होगा, जितना कोई यंग एज का होगा, उसकी एपिथेलियम उतनी ही, अभी समझ लीजिएगा कि वो उतनी ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, उतनी ही ज़्यादा नरम है, उतनी ही ज़्यादा हल्की है कि वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट ले लेगी। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर कोई किसी कागज़ पे लिखे तो उसके ऊपर लिखने पर उसमें उसके असरात गहरे होंगे, लेकिन कोई अगर टिश्यू पेपर पे लिखेगा तो उसकी वजह से, लिखने की वजह से उसका पेपर फट सकता है। तो ये वही चीज़ है कि समझें कि अगर आम बड़ों का अगर फेफड़े अगर कागज़ हैं, तो बच्चों के जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल टिश्यू पेपर की मानंद हैं। उनकी झिल्ली बहुत हल्की होती है। तो इसीलिए मैं ये कि गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ये कि पहली बात ये कि वेपिंग को भी उतना ही हार्मफुल समझा जाए जितना कि आप सिगरेट को समझते हैं, या अगर नहीं समझते तो समझ लें। और इसके अलावा प्लीज़ ये इसमें जो है, इस पर मेरी कम से कम ख्वाहिश होगी कि मैं कहूँगा कि इस पर एक एज लिमिट ज़रूर लगा दी जाए। वैसे तो बड़ों के लिए भी मैं कहूँगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए भी कहूँगा, और स्पेशली मैं उन वालिदैन के लिए भी कहूँगा कि जो कि अपने बच्चों के सामने सिगरेट या फिर वेप कर रहे होते हैं। क्योंकि वही जब उनसे कहा, हाँ जी मैं तो वेप करता हूँ, सिगरेट नहीं करता। भाई वेप भी उतना ही है। अच्छा, और अगर आप पूछें तो पता चलेगा कि वो बच्चों के सामने भी कर रहे होते हैं। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग आ जाता है। डेफिनेटली। सेकंड हैंड स्मोकिंग के बारे में अगर जरा बताएं। पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा इंजूरियस है। ठीक है, क्योंकि जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, जो आप अपने सांस से निकाल रहे हैं, उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकाल रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर जो वो अपनी जरासीम भी आप साथ में निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ ये इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिर में जाते जाते एक ज़रा अगर मैसेज देना चाहें पूरे पाकिस्तान के तमाम पेरेंट्स को, वो किस तरह से अपने घर को मजबूत बना सकते हैं, ना सिर्फ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से? मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा वो ये कि आजकल वालिदैन अपने बच्चों से बहुत दूर हो गए हैं। ठीक है, कुछ काम की बुनियाद पर और कुछ अपनी एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, और उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी होंगे, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा हैं। नंबर एक।
अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों को टाइम दें, ठीक है। और एटलीस्ट फैमिली मेंबर में से कोई एक फैमिली यानी पेरेंट्स में से, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ऐसा ज़रूर हो जिसका घर पे होल्ड ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। और इसके अलावा ये कि उनके मसले मसाइल को सुने, उनके मसले मसाइल को समझें, और बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दें, ठीक है। उनको प्लीज़ उनको अवॉइड करें बाज़ार की चीज़ों को, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चों को बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करेंगे, आपके बच्चे उतना ज़्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे। इनको साफ़ सुथरा खिलाएं, अच्छा खिलाएं, पानी उनको साफ़ सुथरा पिलाएं, इनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करें। इसके अलावा जो मेरा एक मैसेज हर प्रोग्राम में होता है, और वो ये कि प्लीज़ ये नहीं कि कुरान की तालीमात को सामने रखते हुए जो एक सबसे बड़ी तालीम है कि वो ये कि लिखा हुआ है कि और माएँ बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं, तो प्लीज़ वो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक के ज़रूर कराएं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अच्छी तालीम ज़रूर दें, उनके साथ उनको जितना ज़्यादा आप इस तमाम की तमाम चीज़ें आप उनके साथ रख सकते हैं, आप उनको एक अच्छी तालीम और तरबियत दे सकते हैं। तालीम शायद फिर भी लोग दे देते हैं, लेकिन तरबियत नहीं दे पाते। ये अगर आप कर लें तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर आप अपने बच्चों के लिए और कोई बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। और तरबियत के अंदर सिर्फ अच्छा कपड़ा, अच्छा जो है वो पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घर नहीं होता। तरबियत के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, मुल्क भर में दे रहे होते हैं, कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज का जो हमारा एपिसोड है वो डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब ने जिस तरह से बताया है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वेपिंग करना ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि घरों के अंदर लोग वेपिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बच्चे आसानी से इनहेल कर रहे होते हैं। दूसरा, ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने डाइट के बारे में बताया, डाइट में आपको क्या क्या लाजमी रखने चाहिए हैं ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, आपको जो है वो स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने बोला कि 4 महीने 5 महीने के बच्चों को भी जो है वो स्क्रीन टाइम दिया जाता है, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और पानी के जिस तरह से इन्होंने बोला कि 70% तकरीबन जो है वो डॉक्टर साहब ये जो है वो ख़तरनाक मामला हो सकते हैं, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ एक अच्छा पानी से। तो नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों को सही करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो जो है वो बहुत मजबूत हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। जब भी ये शो जो है वो आपके लिए लाया गया है, और आपकी जो पजीराएँ हैं, आपके जो मैसेजेस हैं ग्रुप्स में, मैसेजेस इंस्टाग्राम की डीएम्स में, व्हाट्सएप में, हर जगह से फ्लडेड आ रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इसी चैनल में 2 बजे कल लाइव होंगे। हसन अंसारी, साइनिंग ऑफ।